क्या 2024 में अब चुनाव नहीं होगा? क्या मोदी सरकार सीजेआई से इस कदर डर गई है कि वो उस आधार को ही मिटाना चाहती है जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को सरकार के कारनामों पर नजर रखने, सवाल करने या रोक टोक करने का अधिकार देता है? और क्या मोदी सरकार अब सच में संविधान को ही समाप्त कर दूसरा संविधान लाना चाहती है? क्या यह संभव है या फिर सिर्फ टेस्टिंग हो रही है और ध्यान भटकाने का खेला हो रहा है? यदि सच में मोदी सरकार को हमारे संविधान से तकलीफ है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान के किस हिस्से से सबसे ज्यादा समस्या आज की सरकार को हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में कानून के तहत अब तानाशाही लाने की तैयारी हो रही है? पिछले कई दिनों से इस तरीके के तमाम सवाल आम जनमानस के बीच चल रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमसे भी इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही है और गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। तो आइए इस वीडियो में आज अच्छे से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या सच में संविधान बदला जा सकता है? और इस तरह की बात करने वाले लोग जो दलील दे रहे हैं कि हमारा अभी का संविधान अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, इस दलील में कितना दम है? आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे सत्ता को तकलीफ हो सकती है। बात आने वाले चुनाव की भी होगी और बहुत अच्छे से होगी। अभी बता देता हूं, ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त के दिन जहां एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों को जलाने की खबर आती है, वहीं दूसरी तरफ मिंट अखबार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय के द्वारा लिखा गया एक लेख छपता है जिसमें वो देश के लिए एक नए संविधान की बात कर रहे हैं। वही संविधान जिसके जनक एवं जननी दोनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। विवेक देवराय अपने लेख में लिखते हैं कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमें एक नए संविधान की जरूरत होगी। वे लिखते हैं कि 105 संविधान संशोधनों के पश्चात अब यह संविधान अपने मूल रूप में नहीं रह गया है। उनके अनुसार यह संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है जो कि औपनिवेशिक विरासत का परिचायक है। वे आगे लिखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विवेक देवराय द्वारा लिखे इस लेख के एक हिस्से पर गौर कीजिए। संविधान के सभी संशोधन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं हुए। 1973 से हमें बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का यह फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में लागू नहीं होगा। यह उनकी बात है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में ही सारी कहानी छुपी हुई है। इस बात पर गौर कीजिए कि क्या नए संविधान की रूपरेखा तैयार होने लगी है, उसके प्रावधानों को बताया जा रहा है क्या? तो क्या यह मान लिया जाए कि नया संविधान लिखना शुरू भी हो गया है? कौन लिख रहा है नया संविधान? किसके कहने पर लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। इस लेख के कुछ दिन पहले ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने राज्यसभा में कहा था कि संविधान के मूल ढांचे पर बहस या विवाद हो सकता है। ये वही रंजन गोगोई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अनेक बार 1973 के फैसले को सही मानकर अपना निर्णय दे चुके हैं। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ज्यादातर लोगों का टारगेट बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ नजर आ रहा है। क्या आप जानते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो बीजेपी के लोगों और उनसे वैचारिक रूप से सहमत होने वालों के लिए नासूर बना हुआ है? दरअसल बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का वो हिस्सा है जिसमें संसद कोई कानून बनाकर संशोधन नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कौन सा कानून बनाना चाहती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? और बेसिक स्ट्रक्चर से तकलीफ किस बात की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दिनों लगातार कहीं से भी कोई भी अर्जी फर्जी बाबा टाइप का आदमी खड़ा होकर जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और ऐसे असामाजिक लोग, असंवैधानिक लोग जो लगातार संविधान को दरकिनार करने की बात करते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए क्या बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला किया जाना है क्या? वैसे जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा और उससे मेलजोल रखने वाले तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कई सालों तक न तो भारत के तिरंगे को अपनाया, न ही भारतीय संविधान में आत्मीय विश्वास जताया। अब जरा इस बात को जान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। 24 अप्रैल 1973 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में निर्णय देते हुए मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर के विचार को प्रस्तुत किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि संसद संविधान में जो चाहे परिवर्तन कर सकती है किंतु वो उसके मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर सकती। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम समय समय पर संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित करते रहेंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा काफी विस्तृत हो गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, मौलिक अधिकार। क्या इस बात से कोई तकलीफ हो सकती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, इस बात में क्या तकलीफ है? क्या भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास होने वाला है? गरिमा, क्या लोगों को गरिमा से जीने का अधिकार नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, ये वही शब्द है जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी की विचारधारा को होता है। ये वही शब्द है जो भारत को किसी एक धर्म से
संबंधित राष्ट्र होने से रोकता है। संघवाद को लेकर भी पिछले दिनों लगातार सवाल उठे हैं। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए पलट देती है। ये संघवाद पर हमला कहा गया। क्या इस संघवाद से भी दिक्कत है? स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, इसे भी ध्यान में रखिए। क्या न्यायालयों की स्वतंत्रता से मोदी सरकार को तकलीफ है? क्या उन पर भी कंट्रोल चाहती है? कौन क्या चाहता है ये आप सब जानते हैं। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, क्या निष्पक्ष चुनाव से तकलीफ है मोदी सरकार को? हालांकि चुनाव को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं, और ये सवाल पिछले कुछ सालों में और ज्यादा गंभीर हो गए हैं जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है। सामाजिक न्याय भी इसमें शामिल है। क्या सामाजिक न्याय से मोदी सरकार को तकलीफ है? इस तरह के अनेक विषय बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आज की सत्ता को कोई तकलीफ हो रही है? एक बात और आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, ये सरकार किसी चीज का नाम बदल देती है और कहती है कि ये गुलामी का प्रतीक था। हाल ही में आपने देखा कि नई संसद की इमारत बनाकर कहा गया कि पुरानी संसद गुलामी का प्रतीक है। संसद में मोदी सरकार एक बिल लेकर आती है और आईपीसी तथा सीआरपीसी के प्रावधानों को बदलकर कहती है कि वो तो गुलामी का प्रतीक था। घूम घूम कर खोज खोज कर सड़कों और शहरों का नाम बदला जाता है, कहा जाता है कि ये सब गुलामी का प्रतीक था। अब उसी तरीके से संविधान को भी कहा जा रहा है कि ये गुलामी का प्रतीक है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में ऐसा है? आइए थोड़ी देर इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमने अंग्रेजों से बहुत पहले ही संविधान सभा बनाने की मांग की थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव से हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया, किंतु हमने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उस संविधान सभा में अंग्रेज भी शामिल होना चाहते थे। इसी आधार पर हमने क्रिप्स प्रस्ताव को भी नकार दिया और अंत में हमने कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर जो संविधान सभा बनाई वो पूर्ण रूप से भारतीयों से मिलकर बनी थी। इसमें कोई विदेशी नहीं था, न ही किसी विदेशी का किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप था। इस संविधान सभा के लगभग 300 भारतीय सदस्यों ने मिलकर भारत का संविधान तैयार किया। वो संविधान जिसको बनाने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एन. राव, हंसा मेहता, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लियाकत अली, बेगम एजाज, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, इस तरह के लोगों ने अपना योगदान दिया। वो संविधान जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के 60 से अधिक देशों के संविधानों को खाक छाना और उनमें से हर वो चीज जो अच्छी हो सकती थी, जो हमारे अनुकूल हो सकती थी, उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारतीयों से बनी इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों तक लगातार मेहनत करके जिस संविधान को बनाया, क्या उस संविधान को अंग्रेजों की विरासत कहा जा सकता है? वो संविधान जिसमें भारत के हर एक व्यक्ति की जरूरतों और अधिकारों का ध्यान रखा गया, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, उन सभी को उनके हकों और अधिकारों को देने की बात कही गई। क्या वो संविधान गुलामी का प्रतीक कहा जा सकता है? वो संविधान जो देश का आईना है, जो देश की आत्मा है, वो संविधान जिसे गीता, बाइबल, कुरान से भी ऊपर रखा जाता है, वो संविधान जो सरकारों को शासन करने की सत्ता देता है, वो संविधान जो सरकारों को नीतियां बनाने में मार्गदर्शन देता है, वो संविधान जो लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, वो संविधान जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो संविधान जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है, वो संविधान जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है, वो संविधान जो लोगों को मूल अधिकार देता है, वो संविधान जो लोगों के मूल कर्तव्यों के रूप में उनके दायित्व भी बताता है, वो संविधान जो नागरिकों में किसी भी प्रकार के विभेद को रोकता है, वो संविधान जो रोजगार का अधिकार देता है, वो संविधान जो छुआछूत को समाप्त करता है, वो संविधान जो हमें बोलने की आजादी देता है, कहीं पर घूमने की आजादी देता है, कहीं पर भी बस जाने की आजादी देता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की आजादी देता है, शिक्षा पाने की आजादी देता है, किसी भी धर्म को अपनाने या उसका प्रचार करने की आजादी देता है, आचरण करने को आजाद करता है, वो संविधान जो महिलाओं के साथ आदर, सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की बात करता है, वो संविधान जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, वो संविधान जो लोगों के हित में विभिन्न संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार देता है, वो संविधान जो विभिन्न पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करता है, वो संविधान जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करता है, वो संविधान जो स्वयं में परिवर्तन करने का प्रावधान भी करता है, जो संविधान खुद इस बात की छूट देता है कि वक्त के अनुसार मेरे भीतर बदलाव करते रहना, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, जिससे परिस्थितियों के अनुसार मेरी प्रासंगिकता बनी रहे। भारत के संविधान में इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब तक 105 संविधान संशोधन किए गए हैं। हर एक संविधान संशोधन से संविधान को हमारे परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। वो संविधान जो आम जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस संविधान के स्थान पर नया संविधान लाया जाएगा? क्यों सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को लगता है कि हमें एक नए संविधान की जरूरत है? इसके
साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है, मोदी सरकार के इस करीबी अधिकारी ने अपने लेख में लिखा है कि लोकतंत्र की इच्छा चाहे जो हो, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह बात नए संविधान में लागू नहीं होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि सत्ता के लोग लोकतंत्र किसे कह रहे हैं? क्या उनके पास 300 से अधिक सांसदों की संख्या को वो इस बात का प्रमाण मान रहे हैं कि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, उनकी जो इच्छा हो वो करेंगे? मगर संविधान को बदलने के मुद्दे पर वोट तो नहीं मांगा गया था। वोट मांगते वक्त तो दूसरी बातें कही गई थी। उस वक्त तो नहीं बताया गया कि हमें वोट दो, हम संविधान बदल देंगे। और यदि आपको विश्वास है कि देश की जनता संविधान बदलना चाहती है तो फिर इसी मुद्दे को अपने चुनावी वादे में जोड़ दीजिए और कह दीजिए कि 2024 में यदि हमारी सरकार बनती है तो संविधान बदल देंगे। इसके बाद यदि देश की जनता आपको प्रचंड बहुमत देती है तब यह माना जाएगा कि लोकतंत्र की इच्छा है कि भारत को नया संविधान चाहिए। वैसे भी लोकतंत्र में सभी दलों की भूमिका होती है जिसे आपने समय समय पर अस्वीकार किया है। यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अधिकारी ने ये जो बातें अखबार में लिखी हैं, उन्हें ऐसी बातें लिखने का अधिकार भी वही संविधान देता है जिस संविधान को ये गुलामी का प्रतीक बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आपसे ये जो बातें कह रहे हैं इसका अधिकार भी वही संविधान देता है जिसे आज कुछ लोग अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि हमारे संविधान की सबसे बेहतरीन खूबसूरती यह है कि यह उन लोगों के लिए भी काम करता है जो इसमें विश्वास नहीं करते। ठीक उसी तरीके से संविधान बदलने की बात जो लोग कर रहे हैं, ये बात करने का अधिकार भी और उन्हें सुरक्षा भी यही संविधान प्राप्त करवा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है या फिर यह सिर्फ एक सिगुफा छोड़ा गया है ताकि आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके? कहीं यह भी एनआरसी और कॉमन सिविल कोड की तरह मार्केट में उतार कर फिर से चुप्पी साध लेने का तरीका तो नहीं है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चीन, अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके? वैसे भी अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि यह कहना कि मोदी सरकार ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकती, यानी संविधान नहीं बदल सकती, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह कहा जाता है कि वो हैं तो मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है। जब महीनों से न्याय की मांग कर रही पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस सड़कों पर रौंद सकती है, जब मोदी सरकार के मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर थार चढ़ाकर उन्हें जान से मार सकता है, इसके बाद भी मंत्री जी सीना चौड़ा करके मंत्रालय में घूम सकते हैं, मंत्री बने रह सकते हैं, 3 महीने से अधिक वक्त से जल रहे मणिपुर पर सन्नाटा मारा जा सकता है, चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, इस मामले पर भी चुप्पी मारी जा सकती है, पुलवामा जिसमें 40 जवान शहीद हो गए उससे बिना पानी के घोंटा जा सकता है, तो फिर कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। जैसा कि हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले कुछ भी संभव है, तो अब इस बात की चर्चा खुलकर होने लगी है कि कुछ भी किया जा सकता है, बस इंतजार करिए। एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।